हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में बीआरबीएल के कुछ इंपॉर्टेंट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस केस स्टडी हम डिस्कस करेंगे। पहला यहाँ पे हमारा केस स्टडी दिया गया है। इसमें एक पार्टनरशिप फर्म का एग्जांपल हमें दिया है। अ पार्टनरशिप फर्म एबीसी एसोसिएट हैज 4 पार्टनर्स। एबीसी जो पार्टनरशिप फर्म है, इसके 4 पार्टनर्स हैं, ए बी सी और डी। ये 4 इसके पार्टनर्स हैं। द पार्टनरशिप डीड, जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म बनती है तो उसका एक पार्टनरशिप डीड होता है जिसमें सारी डिटेल्स मेंशन होती है पार्टनरशिप फर्म के बारे में। किस टाइप की फर्म है, क्या क्या एक्टिविटी है, पार्टनर्स को कितनी पावर दी गई है, ये सारी इंफॉर्मेशन पार्टनरशिप डीड में दी जाती है। इसमें जो पार्टनरशिप डीड बनी है इज साइलेंट रिगार्डिंग एडमिशंस ऑफ माइनर्स, यानी किसी माइनर्स को फर्म का हिस्सा बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, इसको लेके पार्टनरशिप डीड में कुछ मेंशन नहीं है, वो साइलेंट है। माइनर को अगर आप चाहें दोस्तों किसी पार्टनरशिप फर्म का पार्ट बनाना चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन उसको सिर्फ बेनिफिट्स मिलेंगे, जितना उसका शेयर है उसके हिसाब से उसको बेनिफिट्स मिलेंगे, किसी भी प्रकार की कोई लायबिलिटी नहीं होगी। मान लीजिए फर्म ने कोई लोन लिया और वो लोन डिफॉल्ट हो गया, तो उस केस में बाकी के जो पार्टनर्स हैं उनके तो असेट्स को यूज किया जा सकता है पार्टनरशिप फर्म के लोन को पूरा करने के लिए, ठीक है, उसकी रिकवरी के लिए। लेकिन माइनर को सिर्फ बेनिफिट मिलेगा, माइनर के कोई असेट है तो उसको नहीं बेचा जा सकता, तो माइनर को सिर्फ बेनिफिट मिलेगा, उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं डाली जा सकती है। तो यहाँ पे एक माइनर ई है जिसको इस पार्टनरशिप फर्म में बेनिफिट के लिए ऐड किया गया विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। तो जितने भी पार्टनर्स है चारों ए बी सी डी, चारों इस बात को लेके राजी हो गए और उसकी वजह से ई को इनका जो है नया पार्टनर बना दिया गया आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी ऑन 1 जनवरी 2026। तो ये जो पार्टनर है ई 1 जनवरी 2026 में वो क्या हो गया, मेजर हो गया, अभी वो 18 हो गया उसका एज। He neither give public notice nor communicate his decision regarding partnership status until 15 अक्टूबर 2026। तो जनरली रूल रहता है पार्टनरशिप फर्म का कि अगर कोई भी माइनर मेजर बन जाएगा तो उसके पास 6 मंथ का टाइम होता है, किसके पास, माइनर के पास, कि वो 6 महीने के अंदर इस बात को न्यूज़पेपर के थ्रू कम्युनिकेट करे कि मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ या ब्रेक करना चाहता हूँ। अगर वो 6 मंथ में कोई भी नोटिफिकेशन नोटिस नहीं देता है तो प्रिज्यूम यानी मान लिया जाएगा कि वो कंटिन्यू करना चाहता है, ठीक है, तो फिर वो एग्जिट नहीं कर सकता, उसको पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर मान लिया जाएगा। और क्योंकि वो अब मेजर हो चुका है तो उसकी जो लायबिलिटी है उसके ऊपर लायबिलिटी भी लागू होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अगर वो एग्जिट करना चाहता है तो विद इन 6 मंथ उसको न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन देना होगा, नोटिस देना होगा। अगर वो कोई भी नोटिस नहीं देता विद इन 6 मंथ तो ऐसा मान लिया जाएगा कि वो इस पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा बनना चाहता है, इसके साथ कंटिन्यू करना चाहता है। 15 अक्टूबर तक उसने नहीं दिया, तो वो 1 जनवरी 2026 में मेजर बना, तो उसके पास 6 महीने का टाइम था। तो 1 जनवरी में आप 6 मंथ ऐड कीजिए तो कितना होगा, जून, तो उसके पास 30 जून तक का टाइम था। अगर 30 जून तक न्यूज़पेपर में नहीं वो कुछ बताएगा, कुछ नोटिस नहीं देगा, तो मान लिया जाएगा कि वो कंटिन्यू करना चाहता है एज ए पार्टनर, ठीक है। तो उसने लेकिन 15 अक्टूबर को नोटिस दिया, तो 15 अक्टूबर तो एक्सपायरी डेट चला गया ना, तो उसका कोई फायदा नहीं है, वो फिर भी इसी के साथ फॉर्म के साथ कंटिन्यू रहेगा। फिर ए और बी अलग से अपना डिसाइड करते हैं कि हम अपने लिए एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म ऐसी बनाएंगे, ठीक है। अब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है, जिसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिट हो जाती है, यानी नॉर्मल पार्टनरशिप फॉर्म में जो पार्टनर्स होते हैं उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, यानी अगर फर्म ने कोई लोन लिया तो उनके पर्सनल असेट्स को भी बैंक रिकवरी के लिए बेच सकता है। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी वाली जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें सिर्फ जो उनका हिस्सा है फर्म में उसी हिस्से को बेचा जा सकता है, पार्टनर्स के पर्सनल असेट को नहीं बेचा जा सकता फर्म की रिकवरी के लिए। दे प्रपोज एफ, तो एफ एक नॉन रेजिडेंट है तो उसको वो अपने साथ ऐड करना चाहते हैं टू बी अपॉइंटेड एज ए पार्टनर। नो रेजिडेंट पार्टनर इज प्रपोज टू बी डेजिग्नेटेड। सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये पूरा आपने स्टडी किया दोस्तों, केस स्टडी है ये, इसकी हेल्प से आपको 5 क्वेश्चंस के 4-5 क्वेश्चंस के आंसर अब देने होंगे। पहला क्वेश्चन, द एडमिशन ऑफ ई, ई कौन था, वो था आपका माइनर। द एडमिशन ऑफ ई टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप इज
वाइट बिकॉज माइनर कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद ए पार्टनरशिप, वैलिड, क्या उसको वैलिड माना जाएगा। तीसरा है कि अगर रजिस्ट्रार ने बोल दिया ओके तो क्या उसको वैलिड मान लिया जाएगा। तीसरा है वैलिड इफ ऑल पार्टनर्स कंसेंट, अगर सारे पार्टनर्स बोलते हैं ओके तो उसको ओके कर लिया जाएगा। लास्ट है वैलिड इफ पार्टनरशिप इज रजिस्टर्ड, अगर पार्टनरशिप रजिस्टर्ड वाली है, ठीक है, तो उसको वैलिड मान लिया जाएगा। यहाँ पे एक और पॉइंट है दोस्तों, जो पार्टनरशिप फॉर्म है ना वो चाहे तो रजिस्टर्ड भी हो सकती है, मैंडेटरी नहीं है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है, लेकिन जो रजिस्टर्ड वाली पार्टनरशिप फॉर्म है उसकी वो एक तरह से लीगल एंटिटी होती है, और जो अनरजिस्टर्ड होती है वो लीगल एंटिटी नहीं होती। उस पार्टनरशिप फर्म के साथ किसी ने फ्रॉड किया तो वो कोई केस नहीं डाल सकती फर्म के नाम पे, क्यों, क्योंकि वो तो रजिस्टर ही नहीं है। जब कोई चीज़ लीगल नहीं है, एंटिटी नहीं है, तो कैसे वो केस डाल सकती है, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादातर पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवा लेते हैं, पर ये मैंडेटरी नहीं, ये ऑप्शन रहता है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि ई को ऐड कर लिया वो वैलिड मान लिया जाएगा अगर सारे पार्टनर्स ओके बोलते हैं। अगर जितने भी पार्टनर्स है, 4 पार्टनर्स है ना, ABCD, अगर चारों बोलते हैं ठीक है हम कंटिन्यू करना चाहते हैं ई के साथ, ई को ऐड कर लेते हैं, तो उस केस में इसे वैलिड मान लिया जाएगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई अटेन मेजोरिटी ऑन 1 जनवरी, तो ये तो हमने क्वेश्चन में देखा था ना, केस स्टडी में लिखा था कि 1 जनवरी को वो मेजर हो जाता है, यानी उसका एज 18+ हो जाता है। बाय नॉट गिविंग पब्लिक नोटिस विद इन द टाइम पीरियड ई विल, तो ई के पास 6 मंथ का टाइम है, यानी 30 जून का टाइम है। लेकिन अगर वो टाइम पीरियड के अंदर नोटिस नहीं देता, कुछ भी नहीं बताता पब्लिक नोटिस, तो ई को क्या कर लिया जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली सीज टू हैव कनेक्शन, तो ऑटोमेटिकली उसका कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। बी है बी डीम टू हैव ए पार्टनर, उसको पार्टनर मान लिया जाएगा। तीसरा है कंटिन्यू ओनली एज ए बेनिफिशियरी, सिर्फ उसको बेनिफिट्स मिलेंगे एज ए बेनिफिशियरी के तौर पे वो कंटिन्यू रहेगा। और लास्ट है रिक्वायर कोर्ट अप्रूवल टू बिकम अ पार्टनर, कोर्ट का अप्रूवल लगेगा, ठीक है। तो चारों में से कौन सा आंसर करेक्ट है। सो उसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बी। क्यों, क्योंकि अगर वो टाइम पे नोटिस नहीं देता तो इसका ये मतलब होगा कि वो कंटिन्यू करना चाहता है, ठीक है, उसको मान लिया जाएगा डीम्ड, यानी मान लिया जाएगा कि वो पार्टनरशिप फॉर्म के साथ कंटिन्यू करना चाहता है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तीसरा, द पीरियड अवेलेबल टू ई फॉर गिविंग नोटिस, तो ई के पास कितना टाइम है कि वो नोटिस दे सकता है, तो नॉर्मल सी बात है 6 मंथ का टाइम है, ठीक है, तो ये टाइम कितना है, 6 मंथ का टाइम होता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6 मंथ, यानी अगर हमें डेट के हिसाब से बताना है तो हम बोलेंगे मैक्सिमम 30 जून तक का टाइम है। क्यों, क्योंकि 1 जनवरी 2026 में वो मेजर हो गया, तो 1 जनवरी से 6 महीना आप अगर काउंट करोगे तो ये आएगा 30 जनवरी 2026, तो लास्ट डेट है उसकी 30 जनवरी 2026, उससे पहले उसको नोटिस देना होगा, अदरवाइज उसको पार्टनर मान लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिगार्डिंग द प्रपोज्ड LLP स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे ए और बी ने सोचा था ना, यहाँ पे एक लाइन है ना कि ए और बी ने डिसाइड किया है कि हम इसको लिमिटेड लायबिलिटी वाली पार्टनरशिप में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, उसी को लेके क्वेश्चन है कि LLP जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनाना चाह रहे हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म बनाना चाह रहे हैं, तो कौन सी बात इसको लेके सही है। पहला है यहाँ पे हमारा ए नॉन रेजिडेंट कैन नॉट बी ए पार्टनर्स, कि नॉन रेजिडेंट पार्टनर नहीं हो सकता, तो यहाँ पे ए और बी ने बोला था कि हम क्या करेंगे, एफ जो कि एक नॉन रेजिडेंट है उसको मिला के हम लोग क्या करेंगे, LLP बनाएंगे। केस स्टडी में ये था देखिए कि वो एफ को बोलते हैं कि हम उसके साथ मिलके, एफ जो कि नॉन रेजिडेंट है उसके साथ मिलके हम क्या करेंगे, LLP बनाएंगे। तो LLP एक नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, तो उसको पार्टनर नहीं बना सकते। सेकेंड है LLP मस्ट हैव ऑल पार्टनर्स रेजिडेंट, सेकेंड पॉइंट है कि LLP में जितने भी पार्टनर्स है ना वो सब रेजिडेंट होने चाहिए। सी है एटलीस्ट 1 पार्टनर मस्ट बी रेजिडेंट, कि LLP का कम से कम एक पार्टनर तो रेजिडेंट होना चाहिए। डी है आपका LLP रिक्वायर RBI अप्रूवल फॉर एवरी पार्टनर्स, कि RBI से अप्रूवल लेना पड़ेगा तभी किसी पार्टनर्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो चारों में से कौन से वाला आंसर करेक्ट है। सो इसका करेक्ट आंसर है कि LLP में कम से कम एटलीस्ट 1 पार्टनर रेजिडेंट होना चाहिए, एक पार्टनर रेजिडेंट होना जरूरी है, बाकी आप नॉन रेजिडेंट रखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, एटलीस्ट 1 पार्टनर
रेजिडेंट इज मैंडेटरी। सो सी इसका करेक्ट आंसर होगा कि एटलीस्ट एक पार्टनर को रेजिडेंट होना चाहिए। बाकी के मान लीजिए 4 पार्टनर्स है तो बाकी के 3 एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट है, चल जाएगा, लेकिन कम से कम एक को तो मिनिमम एक को तो रेजिडेंट होना, एक पार्टनर को तो कम से कम और रेजिडेंट होना चाहिए। सो इसका आंसर होगा दोस्तों सी। केस स्टडी का लास्ट 5वां क्वेश्चन देखेंगे। इफ एफ यानी उस पर्सन को जो ऐड करना चाह रहे थे ना ए और बी, जो कि नॉन रेजिडेंट था, इज अपॉइंटेड एज ए पार्टनर, उसको मान लीजिए पार्टनर बना दिया गया, एंड नो रेजिडेंट पार्टनर एग्जिस्ट। बाकी जो रेजिडेंट पार्टनर है वो एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब वो नहीं है, सिर्फ उसी को मिला के अकेला वो किसी के साथ मिलके काम कर रहा है, लेकिन बाकी का कोई पार्टनर एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या एलएलपी रहेगी? इज परफेक्टली वैलिड। तो क्या जो एलएलपी बनेगी वो वैलिड होगी। वॉयलेट एलएलपी एक्ट रेगुलेशंस, तो क्या वो एलएलपी के एक्ट को रेगुलेट को जो है वॉयलेट करती है। तीसरा है ऑटोमेटिकली बिकम्स ए कंपनी, ये कंपनी बन जाएगी। चौथा है कम्स अंडर फेमा रेगुलेशन, ठीक है, ये फेमा के रेगुलेशन के अंडर आएगी। तो इसमें से कौन सी बातें सही है? तो 4 में से कौन सा आंसर सही है? तो दोस्तों क्योंकि सिर्फ एफ ने अपने नाम पे कंपनी बनाई, कोई और पार्टनर एक्सिस्ट नहीं करता, तो एफ क्या था? एफ था हमारा नॉन रेजिडेंट। तो एलएलपी का हमने इससे पहले का क्वेश्चन देखा था, जहां पे हमने देखा था कि एटलीस्ट वन, की कम से कम एक पार्टनर क्या होना चाहिए? रेजिडेंट होना चाहिए, ठीक है। तो कम से कम एक रेजिडेंट होना चाहिए, तो पर इस केस में एफ ने कंपनी बनाई, एलएलपी बनाई, और कोई भी रेजिडेंट पार्टनर जो है एग्जिस्ट नहीं करता इस एलएलपी में, तो ये जो एलएलपी है, ये एलएलपी के जो एक्ट है, एक्ट को ही वॉलेट करती है। तो हो जाएगा करेक्ट आंसर बी, कि ये एक्ट के हिसाब से है ही नहीं। तो ये एक तरह से इनवैलिड आप बोल सकते हैं, कि इनवैलिड फॉर्म इसको मान लिया जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से ये एक वैलिड कंपनी नहीं है। सो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। और एक लास्ट चीज दोस्तों, जो एलएलपी कंपनी है ना, एलएलपी का 2008 का जो एक्ट है उसके हिसाब से ये एलएलपी कंपनीज जो है काम करती है, और इसमें जो पार्टनर्स है उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। जो नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म है उसमें पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, यानी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो पार्टनर्स के पर्सनल असेट्स, जो पर्सनल के पार्टनर्स के नाम पे प्रॉपर्टी, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के भी फर्म के लोन की रिकवरी कर सकते हैं नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म में। लेकिन जो आपका एलएलपी है, जो कि 2008 के एक्ट के हिसाब से काम करती है, उसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड नहीं होती है, ठीक है। तो यही इसका बेनिफिट होता है लिमिटेड वाली कंपनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एबीसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक एबीसी कंपनी है, हैज द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 25-26 का इसका कुछ डेटा दिया गया। इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज 2.4 करोड़, तो इसने प्लांट और मशीनरी में 2.4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। टर्नओवर, इन्वेस्टमेंट मतलब होता है कि आपने कितना पैसा लगाया है कुछ खरीदने में, अपनी कंपनी के इन्वेस्टमेंट में कितना पैसा लगाया है। टर्नओवर होता है आपकी सेल्स कितने कितने का आपने सामान बेचा है, ठीक है, वो होता है टर्नओवर। इन्वेस्टमेंट होता है आपने कितना पैसा लगाया। तो इसने 2.4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, और उसकी सेल्स कितनी हुई है? 9.80 करोड़ हुई है। ये 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर का डेटा दिया गया। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी 26-27 में इसका टर्नओवर यानी इसकी सेल्स 11 करोड़ हो जाती है, यानी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। वाइल इन्वेस्टमेंट रिमेन अनचेंज, इसने जो इन्वेस्टमेंट किया था ना 2.4, वो सेम है, वो नहीं बढ़ा, लेकिन उसकी टर्नओवर यानी उसकी सेल्स बढ़ गई, उसकी कमाई अच्छी हो रही है तो उसकी सेल्स बढ़ गई है। द करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एबीसी इन फाइनेंशियल ईयर 26, तो अब इसका क्या क्लासिफिकेशन होगा? ठीक है, नए क्लासिफिकेशन से पहले पुराना क्लासिफिकेशन समझते हैं कि पिछले साल का क्या था और इस साल का क्या होगा। तो यूनियन बजट 2025 में नया आपका एमएसएमई का क्लासिफिकेशन आया था। इसको लेके 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये टर्म, ठीक है। तो 3 कैटेगरी होती है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम।
माइक्रो में पुराना लिमिट आपको नहीं याद करना दोस्तों, जो रिवाइज जो नया लिमिट है बस आप वो याद करना। पहले का कुछ लिमिट था, अभी जो नया है सिर्फ उसको आप याद रखिए। इन्वेस्टमेंट कितने का किया और टर्नओवर यानी सेल्स कितने की हुई। तो माइक्रो के केस में 2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए मैक्सिमम, और सेल्स मैक्सिमम होनी चाहिए 10 करोड़। स्मॉल के केस में 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, सेल होनी चाहिए 100 करोड़। मीडियम के केस में 125 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमम सेल होनी चाहिए 500 करोड़। ठीक है, तो ये नई डेफिनेशन है आपके एमएसएमई की। माइक्रो में 2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 10 करोड़ की टर्नओवर। स्मॉल में 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 100 करोड़ की टर्नओवर। मीडियम के केस में 125 का इन्वेस्टमेंट और 500 की टर्नओवर। अब पिछले साल देखते हैं 25-26 में क्या था। तो इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 2.4 करोड़। तो 2.4 करोड़ 2.5 से कम है ना, तो इन्वेस्टमेंट थी 2.4 करोड़। तो क्योंकि ये 2.5 से कम है तो नॉर्मल सी बात है, ये माइक्रो वाला मैच कर रहा है। और टर्नओवर देखनी पड़ेगी, टर्नओवर कितनी थी 9.8 करोड़। तो 9.8 भी 10 से कम है, यानी पिछले साल 2025-26 में इसका जो क्लासिफिकेशन था, ये जो कंपनी थी एबीसी, वो माइक्रो एंटरप्राइज थी। ठीक है, माइक्रो। लेकिन अगले साल का देखना होगा कि अगले साल का क्या है। और ये जो लिमिट है दोस्तों, ये मैक्सिमम है, मतलब मैक्सिमम इतने का इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमम इतने की सेल। ये मैक्सिमम लिमिट आपको दी है, ये मिनिमम नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम है, मतलब इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। इससे ज्यादा जाएगा तो वो नेक्स्ट कैटेगरी यानी स्मॉल या मीडियम में आएगा। अब अगले साल 26-27 में क्या हुआ, टर्नओवर 11 करोड़ हो गई, इन्वेस्टमेंट उतना ही रहा। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखे तो माइक्रो आएगा। क्यों, क्योंकि 2.54 करोड़ क्या है, इन्वेस्टमेंट हम देखेंगे और टर्नओवर देखेंगे। तो 26-27 में क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट तो सेम है लेकिन टर्नओवर बढ़ के 11 करोड़ हो गया। ठीक है, ये 26-27 का डेटा है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट 2.4 करोड़ है तो उसके हिसाब से देखें तो ये माइक्रो लगेगा आपको, क्योंकि 2.5 से कम है तो आपको लगेगा माइक्रो है। लेकिन टर्नओवर कितनी है, 11 करोड़ है। तो क्योंकि 11 करोड़ है तो 10 करोड़ मैक्सिमम लिमिट था माइक्रो का। जैसे ही 10 करोड़ से क्रॉस होगा, 10 करोड़ से ज्यादा 100 करोड़ तक स्मॉल है। क्योंकि ये 11 स्मॉल वाली कैटेगरी में आ रहा है तो ये स्मॉल है। तो इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा उसको कंसिडर किया जाएगा। तो माइक्रो सबसे छोटा होता है, फिर उसके बाद आता है स्मॉल, उसके बाद आता है मीडियम। ठीक है, माइक्रो सबसे छोटी कंपनी होती है, फिर स्मॉल या मीडियम। दोनों में से कोई भी एक अगर हायर आ गया तो हमें हायर वाला ही मानना है। ठीक है, तो इसकी इन्वेस्टमेंट को देख के लगता है माइक्रो है, पर टर्नओवर को देख के लगता है ये स्मॉल है, तो इसको मान लिया जाएगा कि ये स्मॉल है। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक चीज, भले यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ जाता मान लीजिए स्मॉल में, टर्नओवर आ जाती है माइक्रो में, तो उस केस में भी क्योंकि एक चीज बड़ा आ गया ना, स्मॉल या माइक्रो में बड़ा कौन है, स्मॉल है ना, तो उसको स्मॉल एंटरप्राइज मान लिया जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी। इसमें 4 ऑप्शन है कि इसको माइक्रो माना जाएगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट माइक्रो में है। सेकंड है ये स्मॉल बन जाएगी क्योंकि टर्नओवर माइक्रो से ज्यादा है। तीसरा ये मीडियम बन जाएगी क्योंकि टर्नओवर 10 करोड़ को क्रॉस कर रहा है। चौथा है कि ये एमएसएमई रहेगी नहीं क्योंकि दोनों लिमिट जो है माइक्रो की कैटेगरी में है। तो चारों में से जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, वो होगा हमारा बी, कि ये माइक्रो सॉरी स्मॉल बन जाएगी क्योंकि इसमें जो लिमिट है वो माइक्रो के आगे क्रॉस किया। टर्नओवर का लिमिट तो 11 करोड़ है जो कि माइक्रो से ज्यादा है। सो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बी हो जाएगा। ठीक है, सो इसके साथ ये हो गया आपका कंप्लीट। इसको आप याद करना, ये जो टेबल है इस टेबल को जरूर से याद करना। इसको लेके 1-2 नंबर 2-3 नंबर के ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये जो नई टेबल है ना इन्वेस्टमेंट को लेके और टर्नओवर को, इसको आप बिल्कुल मेमोराइज कीजिए, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है, इंटरप्राइज विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 90 lakhs एंड टर्नओवर ऑफ 4 करोड़। 90 लाख का इन्वेस्टमेंट है और 4 करोड़ की टर्नओवर है, तो इसको क्या माना जाएगा। फिर से इस पुराने टेबल में आएंगे दोस्तों, पहले ये टेबल देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टमेंट कितनी है 90 lakhs और टर्नओवर कितना है 4 करोड़। इन्वेस्टमेंट है 90 lakhs और टर्नओवर कितना है 4 करोड़। तो बताइए कौन सी कैटेगरी में आएगा, ये लैक्स है 90 lakhs। ठीक है, 90 lakhs और 4 करोड़ हमारा माइक्रो में आएगा। क्यों, क्योंकि माइक्रो में मैक्सिमम क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होती है 2.5 करोड़ और इसने सिर्फ 90 lakhs का किया। टर्नओवर मैक्सिमम होता है 10 करोड़, इसका टर्नओवर यानी सेल्स है सिर्फ 4 करोड़। ठीक है, तो ये क्या होगा, माइक्रो होगा। तो 4 आपको एग्जाम्पल दिए, स्मॉल मीडियम माइक्रो या लार्ज। इसका आंसर होगा माइक्रो एंटरप्राइज। नेक्स्ट देखेंगे, ए माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, वो 1 जनवरी को जो है मेजर हो गया। ही गिव्स
पब्लिक नोटिस ऑन 10th अगस्त, वो क्या करता है 10 अगस्त को पब्लिक नोटिस देता है दैट ही डज नॉट वांट टू कंटिन्यू एज अ पार्टनर, कि उसको पार्टनर नहीं रहना। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? अब इसमें से कौन सी बात सही है? नोटिस इज वैलिड, ही विल नॉट बिकम अ पार्टनर, नोटिस वैलिड है, वो पार्टनर नहीं रहेगा। नोटिस इज इनवैलिड एज इट वॉज नॉट गिवन विद इन 6 मंथ, क्योंकि ये 6 मंथ में नहीं दिया था तो इसलिए ये इनवैलिड है। ही बिकम्स ए पार्टनर ओनली फ्रॉम 10th अगस्त, जिस दिन उसने नोटिस दिया उस दिन से उसको पार्टनर मान लिया जाएगा। लास्ट है रजिस्ट्रार मस्ट डिसाइड हिज स्टेटस, रजिस्ट्रार को डिसाइड करना चाहिए क्या करना चाहिए, ठीक है। सो 1 जनवरी को मेजर बना तो 6 महीने का ही टाइम होता है डिसाइड करने के लिए, नोटिस देने के लिए। अगर नहीं देंगे तो मान लिया जाएगा, डीम्ड होता है कि वो पार्टनर ही रहेगा, ठीक है। तो 1 जनवरी से 6 महीने का टाइम आता है 30 जून, तो लास्ट डेट है उसका 30 जून 26। अगर 30 जून के बाद वो कभी भी नोटिस देगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, दैट इज इनवैलिड नोटिस। क्यों? क्योंकि 6 महीने का जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है वो खत्म हो गया। तो वो अगस्त को दे रहा है, 10th अगस्त को दे रहा है, तो टाइम निकल गया, उसके बाद आप नोटिस दोगे उसका कोई वैल्यू नहीं है, उससे पहले आप पार्टनर बन चुके हैं और आप कंटिन्यू करेंगे। सो बी होगा इसका करेक्ट आंसर, कि नोटिस इज इनवैलिड एज इट वॉज नॉट गिवन विद इन 6 मंथ। सो आंसर क्या होगा दोस्तों? बी, कि जो नोटिस दिया वो क्या है, इनवैलिड है, क्योंकि ये 6 महीने में नहीं दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर फाइंड फेमा कंट्रावेंशन इन्वॉल्विंग 2 करोड़। ईडी ने देखा कि फेमा में 2 करोड़ का कंट्रावेंशन हुआ है। सो मैक्सिमम पेनल्टी, तो कितना मैक्सिमम पेनल्टी दिया जाना चाहिए? तो 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है 2 करोड़, सेकंड है आपका 4 करोड़, थर्ड है 6 करोड़ और फोर्थ है आपका 8 करोड़। सो मैक्सिमम पेनल्टी क्या होगा? तो देखिए, फेमा में ऐसी चीज है जिसको आप क्वांटिफाई कर सको, क्वांटिफाई मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं, जिसको आप मेजर कर सको कि कितने का आपने कंट्रीब्यूशन किया, ठीक है। क्वांटिफाइबल वॉल्यूशन मतलब जिसको आप मेजर कर सको, क्वांटिफाई कर सको। तो उस केस में जो भी अमाउंट इन्वॉल्व हो उसका 3 टाइम्स, 300% यानी 3 टाइम्स का जो अमाउंट है पेनल्टी के तौर पे लगेगा। लेकिन ऐसी ही चीजें हैं जो टेक्निकली तौर पे आपने कुछ गलती की है, तो टेक्निकली मिस्टेक को आप कैसे क्वांटिफाई करोगे कि कितने रुपए की आपने कंट्रीब्यूशन की है? तो वो होता है हमारा नॉन क्वांटिफाइबल, जिसको आप क्वांटिफाई यानी मेजर नहीं कर पा रहे कि कितने रुपए का आपने वॉलेशंस किया है। तो उस केस में 2 लाख का मैक्सिमम पेनल्टी लगता है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप आगे पेनल्टी के बाद भी अगर आगे गलती को कंटिन्यू करते हैं तो पर डे का 5,000 का फाइन लगता है। मतलब गलती कर दी, फाइन लग गया, उसके बाद भी गलती को रिपीट कर रहे हैं तो फर्स्ट डे से आपको 5,000 पर डे के हिसाब से पेनल्टी पे करनी होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अमाउंट की, अगर आपकी जो फेमा में आपने वॉलेशंस किया उसको क्वांटिफाई कर सके कि आपने कितने का अमाउंट का जो है वॉलेशन किया, रूल्स का रेगुलेशन का वॉलेशन किया, तो उसमें 3 गुना जो भी अमाउंट है उसका 3 गुना। लेकिन अगर वो क्वांटिफाई नहीं कर सको, मतलब कुछ आपने टेक्निकल टर्म्स या सही तरह से नहीं समझी, नॉन टेक्निकल इस टाइप की आपने कोई मिस्टेक की है, तो उसको आप पैसों से नहीं बता सकते ना गलती कितने रुपए की है, तो पैसों से क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे तो उसमें मैक्सिमम 2 लाख का पेनल्टी लगता है। और अगर आप आगे भी गलती कंटिन्यू करते हैं तो 5,000 पर डे का पेनल्टी यहाँ पे लगता है। तो क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 2 करोड़ की गलती है तो ये क्वांटिफाइबल है, बता दिया कि 2 करोड़ का गलती है, ठीक है, 2 करोड़ का वॉलेशन है, तो इसका 3 टाइम कर दो, तो 2 करोड़ का 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा 6 करोड़, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 2 × 3 = 6 करोड़, तो 6 करोड़ का पेनल्टी यहाँ पे लगेगा। इसी के साथ ऐसे होता है कि अगर गलती को रिपीट कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, तो क्या होगा? अगर गलती को आप रिपीट कर रहे हैं ना, तो उस केस में आपको 5,000 पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगेगी, ठीक है। पर डे के हिसाब से 5,000 की पेनल्टी यहाँ पे लग सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब बेली मिक्स द गुड्स ऑफ बेलर, तो यहाँ पे बेलर कौन होता है, बेली कौन होता है दोस्तों? बेलर वो होता है जैसे जैसे आपके पास मान लीजिए कोई कपड़ा है, ठीक है, आप टेलर के पास बोलते हैं, उसको सिलवाने के लिए दे रहे हैं कपड़ा, ठीक है, खाली कपड़ा, जैसे आप कोई ड्रेस बनाना चाहते हैं, तो वो कपड़ा किसके? आपका है, वो असेट किसकी? आपकी है।
तो जो आप क्लॉथ लेकर टेलर के पास जाते हैं और उसे बोलते हैं कि मेरे लिए ये ड्रेस बना दो, ठीक है, कपड़ा आपका है तो ये असेट आपकी है। ये क्लॉथ आप लेके जाते हैं और बोलते हैं इस कपड़े से मेरे लिए एक ड्रेस बना दो। तो ये कपड़ा आपके, आप कपड़े के मालिक है, तो आप हो जाएंगे यहाँ पे बेलर। गुड्स का जो मालिक होता है, ऑनर होता है, उसको बोलते हैं बेलर। यहाँ पे जो टेलर वाला है, दुकानदार जो है, टेलर जो कपड़े की दुकान है, वो हो जाएगा बेली। तो आपने अपने गुड्स किसी को दिए हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे ही वो पर्पस पूरा होगा तो वो चीज आपको, आपके गुड्स, आपके असर आपको वापस मिल जाते हैं, ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है आपका। इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, जहां पे हम अपने असेट्स, गुड्स किसी को देते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे ही वो पर्पस पूरा होता है तो वो असेट हमें वापस मिल जाता है। मतलब हमने उसको बेचा नहीं है, ये सेल नहीं है, यहाँ पे हमने किसी पर्पस के लिए, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए अपने गुड्स किसी को दिए होते हैं। तो वही होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। सो यहाँ पे क्या हुआ, बेली मिक्स द गुड्स। मान लीजिए आपने गेहूं, ठीक है, आपने दुकानदार को गेहूं दिया अपना और बोला कि इस जो दुकानदार है वो कौन है, चक्की जिसमें आप गेहूं को पिसवा के आटा बनवाना चाहते हैं। तो आपने एक बोरे में गेहूं दिया और बोला कि दुकानदार को कि ये गेहूं से मुझे पीस के आटा दे दो, ठीक है। अभी वो जो दुकानदार है वो क्या बोलता है, वो क्या करता है कि अपने गेहूं के साथ आपके गेहूं को मिक्स कर देता है। तो जो दुकानदार है वो कौन है, बेली है। आप कौन है, आप है बेलर, जिसने अपना गेहूं पिसवाने के लिए दिया था। तो यहाँ पे लिखा है कि बेली मिक्स द गुड्स ऑफ बेलर, यानी आपके जो गुड्स थे, हमने एग्जाम्पल में लिखा कि वीट गेहूं था, ठीक है, तो बेले ने उसको अपने गुड्स के साथ मिक्स कर दिया। उस दुकान में ऑलरेडी उसके पास गेहूं था, उसने उसके साथ आपका गेहूं भी मिक्स कर दिया विदाउट कंसेंट, आपसे पूछा भी नहीं। एंड सेपरेशन बिकम इम्पॉसिबल। अब कैसे आप गेहूं को अलग करोगे, उसका गेहूं कौन सा, आपका गेहूं कौन सा, कैसे आप इसको सेपरेट करोगे, पॉसिबल नहीं है ना। तो ये इम्पॉसिबल टास्क है। द बेली इस केस में जो बेली है, जो दुकानदार है, वो क्या होगा, इज नॉट लाइबल, वो लाइबल नहीं होगा। सेकेंड है कि मस्ट कंपनसेट द बेलर फॉर द लॉस। जो बेलर है यानी आप जो है, आपको जो लॉस हुआ उसके लिए दुकानदार आपको कंपनसेट करेगा। तीसरा है बिकम्स ऑनर ऑफ बोथ गुड्स। बोथ गुड्स का मतलब जो उसका खुद का जो गेहूं था और आपका गेहूं, दोनों का वो मालिक बन जाएगा। लास्ट आई कैन सेल द गुड्स, की गुड्स को वो गेहूं को बेच सकता है। तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, तो उसका करेक्ट आंसर होगा बी, कि आपको कोई भी लॉस हुआ ना तो उसको आपके लिए कंपनसेट करेगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। किसी पर्सन को देखा गया कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत उसको सजा मिलेगी, ठीक है, अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। पनिशमेंट क्या हो सकती है, तो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत 2 साल की सजा होगी, या 3 years to 7 year और फाइन। तीसरा है 1 year to 5 years और लास्ट है फाइन ओनली। तो मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होता है कि किसी भी ब्लैक मनी को, इलीगल तरीके से कमाए हुए मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। इसके 3 स्टेज होते हैं, प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट में जो गलत तरीके से आपने पैसा कमाया ना, उसको एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, एक अकाउंट या कई अकाउंटों में आपने जमा किया। उसके बाद लेयरिंग होती है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। और लास्ट में जो है उस पैसे से कुछ असेट बना ली और दिखाया जाता है कि ये हमने लीगल तरीके से पैसा कमाया। तो 3 स्टेजेस होती है मनी लॉन्ड्रिंग की, प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट में जो गलत इलीगल तरीके से पैसा कमाया उसको बैंकिंग सिस्टम में एंटर किया जाता है, कई खातों में पैसे को जमा किया जाएगा। लेयरिंग में एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर की जाएगी, एन नंबर ऑफ खाते या अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। इंटीग्रेशन में सभी जगह से पैसे को इकट्ठा करके कुछ असेट, कोई प्रॉपर्टी बना ली और दिखाया जाएगा कि हाँ, हमने जो पैसा है ये अपने लीगल तरीके से कमाया है, ये हमारे बैंकों के अकाउंट में लीगल तरीके से, ठीक है, उसको बोला जाता है मनी लॉन्ड्रिंग। इसमें अगर गलती करेंगे तो सजा मिलती है दोस्तों 3 to 7 years और फाइन। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक एक्स ग्रांट ए लोन टू पी। बैंक ने क्या किया, पी को लोन दिया। एस एग्जीक्यूटिव गारंटी, तो बैंक ने लोन दिया किसको, पी को दिया, ठीक है। एस जो है गारंटी के तौर पे आया एज पर सेक्शन 126। तो 126 के सेक्शन के तहत जो है एस को बैंक ने गारंटर ले लिया। सब्सिक्वेंटली बाद में बैंक एक्स रिलीज पी फ्रॉम द लायबिलिटी विदाउट ऑब्टेनिंग एस कंसेंट। तो बैंक ने क्या किया, पी की लायबिलिटी को रिड्यूस कर दिया, हटा दिया, मतलब अब पी लायबल नहीं है, सिर्फ एस ही होगा। तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, एस रिमेन लायबल एज बिफोर, वो पहले की तरह लायबल होगा। सेकेंड है एस बिकम प्रिंसिपल डेटर, एस जो है प्रिंसिपल डेटर बन जाएगा। तीसरा है एस इज डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी, कि एस को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। चौथा और आखिरी यहाँ पे हमारा कि
गारंटर बिकम इंडेमनिटी। तो इस केस में कौन सा आंसर सही होगा? ठीक है, तो क्योंकि इस केस में क्या हुआ एक्चुअली कि जब भी किसी को आप ऐसे गारंटर ऐड करते हो ना, तो जो टर्म्स कंडीशन है वो सारा कुछ उस गारंटर को मालूम होना चाहिए। बाद में बैंक और जो मेन बोरोवर है उसके बीच में कुछ भी चेंजेस हुआ बिना इसकी नॉलेज के, तो इसकी लायबिलिटी हो जाती है नील। तो अब एस को कोई टेंशन नहीं, उसकी सारी लायबिलिटी खत्म यहाँ पे हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा सी, कि एस को डिस्चार्ज कर दिया गया। मतलब अब बैंक का लोन चाहे पी पे करे ना करे उससे कोई मतलब नहीं है, एस को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि एस की लायबिलिटी यहाँ पे डिस्चार्ज होगी। क्यों? क्योंकि बैंक ने बिना, अगर एस को बता के ये काम किया जाता कि पी को हटाया जाता, पी की लायबिलिटी को हटाया जाता, तो एस रिस्पॉन्सिबल होता। लेकिन एस की कंसेंट के बिना, उसको बताए बिना बैंक ने पी को हटा दिया। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी बैंक की, जिसकी वजह से एस की लायबिलिटी क्या हो गई है? नील हो गई है, डिस्चार्ज हो गई है। तो एस को कोई भी टेंशन नहीं है, चाहे पी लोन पे करे ना करे, एस को कोई कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 126 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो 1872 का जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके हिसाब से अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की, जो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कितनी पार्टीज होती है? ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटीज में आपकी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटीज में जनरली 3 पार्टीज होती है। पहला कौन होगा? पहला होगा क्रेडिटर, बैंक जो कि लोन देता है। दूसरा होगा प्रिंसिपल डेटर, बोरोवर जिसने लोन लिया है। तीसरा होगा श्योरिटी, जिसने गारंटी दी है। जैसे हमने अभी का जो एग्जांपल लिया था पहले का, मान लीजिए ए है, बैंक है ये। ठीक है, ए बैंक ने, एक्स वाई जेड बैंक ने मिस्टर ए को लोन दिया, और मिस्टर ए का ब्रदर है बी, अपने भाई को वैसे गारंटर लाया। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड बैंक जिसने लोन दिया है तो वो हो जाएगा क्रेडिटर। ए जो कि बोरोवर है जिसने लोन लिया, तो ए को बोला जाएगा प्रिंसिपल डेटर। बी उसका भाई जिसने श्योरिटी दी है, तो उसको बोला जाएगा श्योरिटी। ठीक है, गारंटर या श्योरिटी। तो इसमें 3 पार्टीज होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि 2 पार्टीज एंड कॉन्ट्रैक्ट। कितने कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं? 2 पार्टीज और 2 कॉन्ट्रैक्ट, 3 पार्टीज 3 कॉन्ट्रैक्ट, 3 पार्टीज 1 कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ दिए। तो पहले क्वेश्चन का तो आंसर हमें मिल गया है कि इसमें 3 पार्टीज होती है। अब हमें ये देखना है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। तो पहला कॉन्ट्रैक्ट बनेगा क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में। दूसरा बनेगा डेटर और श्योरिटी के बीच में। तीसरा बनेगा श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में। तो यहाँ पे टोटल 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसमें 3 पार्टीज होती है और 3 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पार्टीज होती है, जिसमें एक क्रेडिटर होता है जो बोरोवर को लोन देता है, और बोरोवर बोलता है कि, मतलब बैंक बोलता है बोरोवर से कि मुझे आप पे थोड़ा डाउट है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को बढ़ाने के लिए आपको कोई गारंटर लाना होगा। बैंकों में जो पेंशन लोन दिया जाता है ना, वहां पे देखना आप, पेंशन जनरली 60+ होते हैं, तो कुछ गारंटी बैंक हमेशा मांगता है। तो जब भी बैंकों के पेंशन लोन होते हैं, तो उसमें एक तो बैंक हो गया, मान लीजिए कोई बैंक है एक्स वाई जेड, तो वो हो गया आपका क्रेडिटर। फिर पेंशनर, पेंशनर जनरली 60+ ही होते हैं, तो वो पेंशनर मान लीजिए उसका नाम है ए, तो वो हो गया बोरोवर, जिसको आप बोलते हैं प्रिंसिपल डेटर। फिर पेंशनर की वाइफ को या उनके बच्चों को एज ए गारंटर बैंक जरूर मांगता है। ठीक है, तो पेंशन लोन बेस्ट एग्जांपल है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का। तो यहाँ पे 3 पार्टीज हैं, 3 कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। पहला कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिटर और डेटर के बीच में, दूसरा डेटर और श्योरिटी के बीच में, तीसरा आपका श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में बनता है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको सेक्शन 124 में डिफाइन किया गया, जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना 1972 का, उसके सेक्शन नंबर 124 में इसको डिफाइन किया गया। किसे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी को। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पर्सन बोलता है सेकंड को कि अगर आपको कोई लॉस हुआ तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको कोई भी लॉस हुआ तो इसमें मैं आपको लॉस से प्रोटेक्ट करूंगा। ठीक है, तो इसमें एक पर्सन है ए, वो दूसरे पर्सन को, बी को प्रॉमिस करता है कि बी को अगर कोई लॉस हुआ तो उसकी रिकवरी कौन करेगा, उसका हर्जाना कौन भरेगा? ए भरेगा। जैसे आपकी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज होती है, तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज क्या होती है? वो एक तरह से प्रॉमिस ही तो करती है ना पॉलिसी होल्डर को, कि अगर आपका डेथ हुआ, कुछ हुआ, तो आपकी फैमिली को जो लॉस हुआ पैसे से हम उनको हर्जाना देंगे। तो वो होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। तो कितनी पार्टीज इसमें होती है? इसमें जनरली 2 पार्टीज होती है। ठीक है,
जो प्रॉमिस कर रहा है और दूसरा जिसको प्रॉमिस दिया जा रहा है। सो इसमें एक होगा इंडेमनिटी होल्डर जैसे बी, और एक होगा आपका इंडेमनीफायर, ठीक है, जो प्रोटेक्शन दे रहा है। दो पार्टीज इसमें होती है। इंडेमनीफायर द पर्सन हु प्रॉमिस टू कम्पनसेट, जो प्रॉमिस कर रहा है वो होगा इंडेमनीफायर। और इंडेमनिटी होल्डर कौन होगा? जो प्रोटेक्ट, जिसको प्रोटेक्शन मिल रही है, जैसे पॉलिसी होल्डर होता है ना, वैसे इंडेमनिटी होल्डर जिसको प्रोटेक्शन मिल रही है। तो इसमें कितनी पार्टीज है? दो पार्टीज है। कितने कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे? दो ही लोग हैं, इनके बीच में बस एक ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है। सो चार ऑप्शंस है, 3 पार्टीज 3 कॉन्ट्रैक्ट, 3 पार्टीज 1 कॉन्ट्रैक्ट, 2 पार्टीज 1 कॉन्ट्रैक्ट, और लास्ट है 2 पार्टीज 2 कॉन्ट्रैक्ट। सो करेक्ट आंसर होगा सी। इसमें दो पार्टीज होती है, पहली पार्टी को इंडेमनीफायर बोल दीजिए, दूसरे को इंडेमनिटी होल्डर बोल दीजिए, और उनके बीच में बस एक ही कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। सो 2 पार्टीज एंड 1 कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए कस्टमर गिव गोल्ड ऑर्नामेंटल्स टू ए बैंक फॉर सेफ कस्टडी। कस्टमर ने क्या किया? बैंक के पास सेफ कस्टडी में अपना ज्वेलरी दिया कि इसको कस्टडी में रख दो, ठीक है। बैंक कस्टडी वाला बिजनेस भी करता है ना, सेफ कस्टडी में रखता है चीज़ों को, ठीक है। उसके बदले में चार्जेस बैंक लेता है। द रिलेशन बिटवीन बैंक एंड कस्टमर क्या होगा इस केस में? ट्रस्टी बेनिफिशियरी, बेलर बेली, प्लेजर पॉनी, और प्रिंसिपल और एजेंट। तो यहाँ पे जो रिलेशन होगा दोस्तों वो होगा बेलर बेली। क्यों? बेलर बेली कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलर के हिसाब से काम करता है, जहाँ पे हम अपने गुड्स किसी को देते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। तो यहाँ पे हमने गोल्ड ऑर्नामेंट्स रखने को दिए हैं बैंक को सेफ कस्टडी में, ठीक है। तो ये जो रिलेशन होगा ये होगा बेलर बेली का। ट्रस्टी बेनिफिशियरी का क्या होगा? यहाँ पे एक ट्रस्ट बनाई जाती है। मान लीजिए कोई बहुत बड़ी कंपनी, टाटा कंपनी या कोई भी बड़ी कंपनी, उसमें 2-3 उनके बेनिफिट्स मिलने वाला है, मतलब बेनिफिशियरी जिनको इसकी सारी प्रॉपर्टी मिलेगी, तो वहाँ पे एक ट्रस्ट बनाया जाएगा, और ये ट्रस्ट जो भी असेट्स है उनको मैनेज करने का काम करेगी। फाइनल जो बेनिफिशियरी है वो एबीसी है, मतलब जो बेनिफिट मिलेगा बिजनेस से वो इन्हीं को मिलेगा, एबीसी को। लेकिन ये जो ट्रस्टी है, जो ट्रस्ट डीड बनी है, वो सिर्फ उनके असेट को मैनेज करने के लिए हेल्प करती है, तो वो होता है ट्रस्टी और बेनिफिशियरी। ऐसे प्लेजर और आपका पॉनी होता है गोल्ड लोन के केस में। तो यहाँ पे क्या होता है गोल्ड लोन के केस में कि बैंक गोल्ड कस्टमर का लेता है एज ए लोन, ठीक है। तो जब भी लोन के लिए प्लेज किया जाएगा ना, तो वहाँ पे प्लेजर पॉनी का रिलेशन आता है। लास्ट है प्रिंसिपल एजेंट, जैसे आपने बैंकों ने कुछ रिकवरी एजेंट रखे होते हैं कि लोन की या एनपीए की रिकवरी करेंगे, तो ये जो रिकवरी एजेंट है इनके बीच में और बैंक के बीच में प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन होता है कि बैंक के बिहाफ पे वो कस्टमर के घर जाके लोन की रिकवरी कर रहे हैं, ठीक है। तो वो होगा प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन। तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ें जो है लागू होती है। नेक्स्ट है चेयरपर्सन ऑफ डीआरएटी में होल्ड ऑफिस अप टू। तो डीआरएटी का जो चेयरपर्सन है वो कब तक ऑफिस को होल्ड कर सकता है? मैक्सिमम एज कितना है? तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। तो मैक्सिमम जो एज है आपका 62, 65, 67 या 70 ईयर्स। सो करेक्ट आंसर है डी, यानी 70 ईयर्स की जो चेयरपर्सन है वो 70% तक रह सकता है, और डीआरटी का चेयरपर्सन 70 तक रह सकता है, और डीआरटी का जो प्रेसिडिंग ऑफिसर्स होता है डीआरटी वो 65 तक रह सकता है, ठीक है। मैक्सिमम एज यहाँ पे बताई गई है। नोटिस अंडर सेक्शन 32, तो जो सरफासी का है 13(2), तो वहाँ पे बोरोर को कितने दिन का टाइम मिलता है? सो बोरोर के पास जो है 30, 45, 60 या 90 डेज। तो आंसर होगा 60। तो 32 जिसको बोलते हैं डिमांड नोटिस, तो इसमें बैंक 60 डेज का टाइम देता है कि लोन का रिपेमेंट कर दो। फिर 13(2) के बाद अगला नोटिस होता है 13(4) जिसको बोलते हैं पोजीशन नोटिस, ठीक है। ये स्टेप 2 होता है। स्टेप 1 में 13(2) नोटिस भेजते हैं और इसमें कस्टमर के पास 60 डेज का टाइम होता है। अपील फ्रॉम डीआरटी, मान लीजिए डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल ने कुछ फैसला सुनाया, आप उससे खुश नहीं है, तो आप डेब्ट रिकवरी अपील ट्रिब्यूनल के पास जाना चाहते हैं, तो वहाँ आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। तो कितना टाइम लिमिट होता है, कितने टाइम में आप अपील कर सकते हैं? तो आंसर है दोस्तों 45 डेज, ठीक है। तो सरफासी के तहत आप जाना चाहें तो डीआरटी के फैसले से आप खुश नहीं है, डीआरएटी जाना चाहें तो आपके पास 45 डेज का टाइम होता है अपील का। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ अमाउंट भी डिपॉजिट करना होता है। वो कितना रहता है? वो रहता है जनरली 50%, और डीआरएटी चाहे तो उसको रिड्यूस करके 25 यानी 25% भी कर सकती है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया। डीआरएटी के फैसले से खुश नहीं है तो डीआरएटी आप जा सकते हैं,
और DRAT के लिए आपको 45 डेज का टाइम होता है। जो अमाउंट है वो कितना 25। तो वही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DRAT के लिए मिनिमम डिपॉजिट कितना चाहिए। मिनिमम डिपॉजिट वैसे तो 50% चाहिए, लेकिन अगर आप स्पेशल रिक्वेस्ट करते हैं तो उस केस में DRAT इसको 25 भी कर सकता है, पर मिनिमम जो अमाउंट है वो आपका 50 होना चाहिए। स्पेशल केसेस में 25 किया जा सकता है। ARC रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड। जो असेट रिकवरी कंपनीज होती है ना, असेट रिकवरी, इनका काम क्या होता है दोस्तों, जो बैंक है बैंकों के बैड लोन को खरीदती है और उसकी रिकवरी करती है। मतलब बैंकों को तो बहुत सारे काम होते हैं ना, ARC का बस एक ही काम है रिकवरी का। तो बैंक जो बहुत परेशान हो गए, जिनको लोन की रिकवरी नहीं मिल रही, तो अपने बैड लोन ARC को दे देती है, ठीक है। तो वो होती है असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो इसका रजिस्ट्रेशन किसके द्वारा ग्रांट किया जाता है, तो इसको जो रजिस्ट्रेशन देती है वो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, RBI, सेबी या नाबार्ड। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, इनका रजिस्ट्रेशन RBI ही ग्रांट करती है। अपील अगेंस्ट कैंसिलेशन, अगर मान लीजिए ARC का रजिस्ट्रेशन RBI ने कैंसिल कर दिया, तो क्या वो कहीं जाके अपील कर सकती है। यस, जो असेट जो रिकवरी जो कंपनी होती है, अगर उनका लाइसेंस कैंसिल हो गया, RBI ने कैंसिल कर दिया, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील कर सकती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को लिख सकती है, और टाइम कितना होता है 30 डेज का, कि 30 दिन के अंदर अंदर जब भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ उसके 30 दिन के अंदर जाके सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील कर सकती है। सो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे कई सारे और भी ऑप्शन है, DRAT 45 डेज, DRAT 30 डेज, RBI 45 डेज। तो जब RBI ने उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया तो RBI के पास दोबारा क्यों जाएगी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट 30 डेज, ठीक है। 30 दिन के अंदर वो जाना चाहे तो जा सकती है। अगला है मिस्टर आर परचेज ए लैपटॉप फॉर 80,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। आर ने 80,000 का लैपटॉप खरीदा अपने खुद के यूज के लिए। विद इन 1 मंथ, एक महीने के अंदर, द लैपटॉप डेवलप सीरियस डिफेक्ट, लैपटॉप में बहुत सारी परेशानी होनी शुरू हुई। द सेलर रिफ्यूज टू रिपेयर, तो सेलर जो था जिससे खरीदा था उसने रिपेयर के लिए भी मना कर दिया और रिप्लेस के लिए भी मना कर दिया, कि रिपेयर भी नहीं करेंगे और रिप्लेस करके भी नहीं देंगे। आर ने फाइल कर दिया उसके खिलाफ कंप्लेन, ठीक है, कंज्यूमर कमीशन में जाके। मिस्टर आर क्वालिफाई, तो क्या वो कंज्यूमर में जाके क्वालिफाई है, क्या वो कंप्लेन कर सकता है। तो 4 ऑप्शन है। आर परचेज गुड्स फॉर रीसेल, रीसेल का मतलब होता है जब आप किसी गुड्स को इसलिए खरीदते हैं कि इसको आगे आपको बेचना है, जैसे आपके रिटेलर होता है ना, दुकानदार, वो। सेकेंड है ही परचेज गुड्स फॉर कमर्शियल पर्पस, उसने कमर्शियल के लिए इस गुड्स को खरीदा, मतलब बेचने के लिए, या सॉरी कमर्शियल के लिए, कि आप कोई वो लैपटॉप की दुकान खोलेगा जहाँ पे लोग उस लैपटॉप को यूज़ कर सके, ठीक है, उस लैपटॉप को चलाने के लिए, उस टाइप से। ही परचेज गुड्स फॉर पर्सनल यूज एंड कंसिडर, क्योंकि उसने अपने पर्सनल यूज के लिए किया तो उसको वैलिड माना जाएगा। ही परचेज गुड्स विदाउट कंसिडरेशन, बिना पैसों के। तो देखिए दोस्तों, अगर फ्री में होता तो भी वो एलिजिबल नहीं होता, पर इस केस में, या फिर अगर कमर्शियल के लिए होता तब भी एलिजिबल नहीं होता, लेकिन इस केस में आर ने गुड्स अपने खुद के पर्सनल यूज के लिए खरीदा तो वो कंज्यूमर कोर्ट के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। करेक्ट आंसर होगा सी, कि यस वो एलिजिबल है, क्योंकि उसने गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदा और कंसिडरेशन वाज पेड। कंसिडरेशन होता है पैसा, और पैसा भी दिया गया। लेकिन अगर फ्री में होता, नहीं, फ्री में होता तो वो कहीं नहीं जा सकता था, क्योंकि उसने 80,000 रुपये दिए, तो नॉर्मल सी बात है, कंसिडरेशन ही पैसा दिया गया है और उसने अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदा है, तो दोनों कंडीशन लागू होती है। वो कंज्यूमर केस आसानी से कर सकता है, कंज्यूमर कमीशन में जा सकता है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक कौन से एक्ट के द्वारा काम करते हैं। कंपनी एक्ट, दूसरा है आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, तीसरा है आपका मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, चौथा है आपका RBI एक्ट, ठीक है। तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक कैसे काम करते हैं, तो यहाँ पे 4 में से जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक वो बैंक होते हैं जो एक से ज़्यादा स्टेट पे एप्लीकेबल होते हैं, और मतलब जो नॉर्मल जो कॉर्पोरेटिव बैंक है कुछ तो सिंगल स्टेट है कि एक ही स्टेट में होगा। इनकी नेशनल लेवल पे कई सारी ब्रांचेस हो सकती है, कई सारे स्टेट में इनकी ब्रांचेस हो सकती है। ये कॉर्पोरेटिव बैंक होते हैं, और इनका जो है आपका जो इनका जो एक्ट है सोसाइटी एक्ट 2002, उस एक्ट के तहत इन बैंकों को बनाया जाता है, उसके हिसाब से ये काम करते हैं। A promise to compensate B any loss arising from a transactions with C, मतलब A B को प्रॉमिस कर रहा है कि अगर आपको कोई लॉस हुआ C की वजह से तो मैं आपको कंपनसेट करूंगा।
बी सफर्स ए लॉस ऑफ 5 लाख एंड क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम ए। तो बी को क्या हुआ, बी को सच में लॉस हो गया और उसने ए को बोला कि मुझे कंपनसेशन दो, और ए ने उसको कंपनसेशन दे भी दिया। उस केस में ए इसमें क्या होगा, ठीक है, श्योरिटी, इंडेमनिफायर, बेलर या गारंटर। तो इस केस में ए क्या होगा, ए होगा दोस्तों आपका इंडेमनिफायर, ठीक है। ये आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है जिसमें दो पार्टीज होती है, एक होता है इंडेमनिफायर और दूसरी पार्टी होती है इंडेमनिटी होल्डर। होल्डर मतलब जिसको प्रोटेक्शन मिल रही है, तो बी को प्रोटेक्शन मिल रही है तो बी हो जाएगा इंडेमनिटी होल्डर। प्रोटेक्शन कौन दे रहा है, वो ए दे रहा है, तो ए हो जाएगा इंडेमनिफायर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों इसके साथ ये वीडियो हो गया आपका कंप्लीट। वीडियो कंप्लीट करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट, 2 हैंड्स की ऐप में आपको सीआईबी का पूरा कोर्स मिल जाता है, जेबी सीआईबी का। तो आप 2 हैंड्स की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा कोर्स अवेल कर सकते हैं। सीआईबी में आपको इलेक्टिव में आपके एचआरएम का बुक कवर किया गया और बाकी के जो 4 सब्जेक्ट है, एबीएम, बीएफएम, एबीएफएम और आपका बीआरबीएल, ठीक है, ये आपका मैकमिलन बुक से कवर किया गया है। और एचआरएम जो कि इलेक्टिव है, इसको भी मैकमिलन बुक से कवर किया गया है। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस भी मिल जाएंगी। बुक भी आपका मैकमिलन से कवर है, वीडियोस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस मिल जाएंगी। और ऐप में अगर आप चाहें तो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको 2 हैंड्स के ऐप में मिल जाएंगे। आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।